मैं शुरुआत करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य यानी मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित आप सभी लोग पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। यूनिट नंबर 5 कहता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य और सामाजिक नियोजन, सामाजिक कल्याण योजनाएं, सामाजिक नीति और कुछ भारतीय संविधान के बारे में। मैं भारतीय संविधान के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को निधि मैडम दे रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग इनसे क्लासेस जो ये प्रोवाइड कर रही हैं ये ज़रूर आप लोग देखिएगा इनकी, क्योंकि ये जो है संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात भी करेंगे, स्रोत के बारे में, अनुसूची के बारे में, भाग के बारे में पूरी डिटेल। इनकी एक चैनल बना दिया गया है निधि के नाम से, तो वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको भारतीय संविधान से ही संबंधित वो होगा, डीपीएसपी वगैरह सब कुछ से संबंधित होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे भी जब मैं ओवरव्यूज़ दूंगा तो वहाँ पे बता दूंगा कि भारतीय संविधान से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। बाकी आप वहाँ पर आप सबको पढ़े रहना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी है। हम बात करें अगर भारत में कल्याणकारी राज्य के बारे में, तो भारत में कल्याणकारी राज्य होता क्या है? कोई व्यक्ति बताना चाहेगा मुझे? कोई भी व्यक्ति बताना चाहेगा कि भारत में कल्याणकारी राज्य क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य बताएं। कल्याणकारी अगर हम बात करें तो कल्याणकारी राज्य शासन व्यवस्था की एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा और सुरक्षा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो क्लियर है ये तो भाई। अगर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर की बात, अगर हम कर रहे हैं कल्याणकारी राज्य की बात अगर हम करें तो ये क्या बताता है? कहता है कि शासन व्यवस्था की एक ऐसी कॉन्सेप्ट या एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वही तो है आपका कल्याणकारी राज्य। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? एक बार बताएं। हाँ जी सर। तो एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि केवल कल्याणकारी होता क्या है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको यह ज़रूर लिखा मिलेगा आप सभी लोगों को कि नागरिकों के आर्थिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, एक ऑप्शन में होगा। दूसरे ऑप्शन में लिखेगा आपका कि सामाजिक सुरक्षा देने की बात करना, कल्याण को बढ़ावा देने की बात करना, तीसरा ऑप्शन में होगा। और फिर कहेगा कि समान अवसर की समानता की बात करना, संपत्ति का उचित वितरण की बात करना। ये आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा, आपको चूज करना पड़ता है इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, इसमें से कौन सा सही है। तो ए बी, बी सी और ए ई ऐसे ऑप्शन आप लोगों ने कल यूजीसी के अगर बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ तो कल ऑप्शन में जरूर देखा होगा ऐसे प्रश्नों को। तो ऐसे प्रश्नों को हमें समझना पड़ता है कि समाज कल्याण में अगर हम बात किया जाए तो नागरिक याद रखिए, आर्थिक याद रखिए, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा को याद रखिए, सुरक्षा को लेकर याद रखिए, समान अवसर की याद रखिए और संपत्ति का उचित वितरण के बारे में बात किया तो उसे भी याद रखिए। यहाँ पे देखते हैं क्या कहा है कि कल्याणकारी राज्य सरकार एक रूप है। समाज कल्याण अगर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण के अंतर्गत, तो कल्याणकारी राज्य सरकार का एक रूप है जिसमें राज्य या आप ये कह लीजिए सामाजिक संस्थानों का एक अच्छी तरह से स्थापित नेटवर्क, जहां समान अवसर के सिद्धांत, धन का समान वितरण और नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के आधार पर अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करना या बढ़ावा देता है, उसे ही हम लोग कहते हैं भारत में कल्याणकारी राज्य। उसे ही हम लोग बोलते हैं कि भारत में ये है समाज कल्याण, जो है सामाजिक कल्याण के बारे में या कल्याणकारी राज्य के बारे में हम इसको परिभाषित कर देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना, क्या इसको बोला जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कल्याणकारी राज्य में, तो शासन एक संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक जी बताएं सर, ये एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने। अवसर के बारे में बात करना, ठीक है। तो समान अवसर हो जाएगा आपका, धन का समान वितरण करना, नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी की बात करना, आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करना, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा यहाँ पर यह भी कि अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य की समानता, धन संपत्ति समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं एवं स्वयं जुटा पाने में असमर्थ है उनकी मदद करना, जैसे सिद्धांतों पर आधारित है आपका कल्याणकारी राज्य।
तो ये प्रश्न बनते हैं, केवल पूछ लेता है कल्याणकारी राज्य। अभी आप लोगों से कल एक प्रश्न आया भी था, 39 लिखा हुआ था अनुच्छेद में, याद है किसी को? अनुच्छेद एक आया हुआ था आप लोगों से, कल्याणकारी से ही संबंधित था वो, अनुच्छेद 39 लिखा हुआ था, और वहां पर यही आपका करेक्ट जवाब हो जाता था। कल्याणकारी राज्य के बारे में जो परिभाषित करने को लेकर या उसकी नेचर के बारे में अगर कोई बात करता है तो वह ऑप्शन आपका एक अनुच्छेद आता है, वो 39 ही आता है। उसके बारे में मैडम ने बताया होगा, नहीं तो मैं अभी आप लोगों से आगे आने वाला है उसके बारे में चर्चा कर दूंगा आप सभी से, ठीक है, कि क्या चीज़ें थी वहाँ पे। चलिए आगे अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है सामान्यतः। अगर हम शब्द के बारे में देखें तो यह एक शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक संगठन आ जाते हैं। कल्याणकारी राज्य सरकार एक रूप है जिसमें राज्य समान अवसर सिद्धांत, धन के समान वितरण, देखो वही चीज़ें हैं, सब एक ही जैसी लग रही हैं, है ना। जहाँ पे धन का समान वितरण हो रहा है, नागरिकों के लिए सार्वजनिक जिम्मेदारी के बारे में बात हो रही है, नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक भलाई की रक्षा करने की बात हो रही है, जिन्हें बढ़ावा देता है और स्वयं का लाभ उठाने में असमर्थ जो व्यक्ति हैं उनके अच्छे जीवन के बारे में भी बात करता है ये कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है। आप इजीली तरीके से यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है कॉन्सेप्ट पर तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और शब्द आ रहा है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। एक है लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये प्राचीन काल से ही हमारे देश में रहा है लोक कल्याणकारी। प्राचीन युग में अगर हम बात करें नैतिक कल्याण का एक साधन माना गया था, नैतिक कल्याण का एक साधन माना गया था। रामायण काल में अगर आप देखते हैं तो राम राज्य का अवधारणा पढ़ते हैं कि रामायण काल में राम राज्य था, तो उसे भी हम लोग कल्याणकारी राज्य की ही सिद्धांत पर आधारित मान लेते हैं। उसे भी हमारे धार्मिक अन्य जहाँ ये लिखा हुआ है कि राजा अपनी प्रजा का हित चाहता है, ये कल्याणकारी क्रियाविधि हो रही है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करता है वहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब यही होता है कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना होकर एक संपूर्ण जनता का कल्याण अगर किया जाए तो उसे हम लोग बोल लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य आपको समझ में आ गया है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। जी सर। हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए। अरे लोक कल्याणकारी राज्य में अपने, हाँ चलिए देखिए अभी कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से अगर नहीं क्लियर होगा फिर बताना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है इसका मतलब होता है ऐसे राज्य से जो अपने सभी नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को प्रदान करता है और अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व को समझता है। एक विद्वान का नाम है जिनका प्रोफेसर H.J. लॉस्की, ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिकाधिक हित में निहित हो। तो सिंपल सी ये बात है, लोक कल्याणकारी राज्य में कहना ये चाहता है कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना करके किसी पर्टिकुलर एक वर्ग का कल्याण नहीं करना है। यहाँ पे आपका लोक कल्याणकारी का मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है संपूर्ण जनता का कल्याण करना, संपूर्ण जनता का कल्याण करना है, सर्वांगीण विकास करना, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे लॉस्की महोदय कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें सबका होता है, सबका सामूहिक रूप से अधिक हित और निहित होता है उसमें, उसे ही हम लोग कहते हैं कि ये होता है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य। क्या अब आप लोग बता पाएंगे मुझे कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? जी चलिए बहुत बढ़िया है, इसी को हम लोग कहते हैं। तब अब आपसे प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। अब जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं उसे आप लोग क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों से, पहले से ही बोला चला आ रहा हूं, लेकिन अभी भी आप लोग नोट नहीं करते हैं तो शायद आप लोग नोट किया करें कि एक तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है कल्याणकारी राज्य, तो आप वहाँ पे अपने कॉपी पर लिख कर आप एक टिक मार लीजिए कि मेरा ये क्लियर हो गया। दूसरा आप ये टिक लगा लीजिए कि लोक कल्याणकारी राज्य ये आपका क्लियर हो गया है। तो दो बातें यहाँ पे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गए। कल्याणकारी राज्य में किन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा था? जहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, सर्वांगीण विकास की बात कर रहा था मैं। वहाँ पे व्यक्ति का हमने क्या बात कर रहे थे? सर्वांगीण विकास को लेकर बात कर रहे थे, जिसमें आर्थिक भी आ रहा था, सामाजिक भी आ रहा था, राजनीतिक भी आता है उसमें। तो वो कल्याणकारी राज्य के अकॉर्डिंग हो रहा था। लेकिन लोक कल्याणकारी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक समूह के रूप में किसी पर्टिकुलर एक वर्ग का नहीं होगा, विशेषकर किसी वर्ग का नहीं होगा। अगर वर्ग लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर जैसे अगर मैं कहूँ वर्ग को तो केवल हो सकता है मलिन बस्तियों के लिए होगा, फिर तो
है ना। हो सकता है केवल गरीब के लिए ही होगा, अमीर के लिए होगा ही नहीं। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य है, इसके बारे में सोचता है, गरीब के बारे में भी सोचता है, प्लस अमीर के बारे में भी सोचता है, मलिन बस्ती के बारे में भी सोचेगा, उच्च बस्ती के बारे में भी सोचेगा, हाई फाई सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में। हाँ बोलिए, कोई किसी को शायद डाउट था, बीच में बोल रहे थे आप, बोले। हाँ, ये डीपीएसपी यही इसी के अंतर्गत का आएगा ना? हाँ, डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य, डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य, वेरी गुड। और बताएं। और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत? अनुच्छेद 4 में नहीं, ओ जी जी, ओ अनुच्छेद 39 30। और अनुसूची सर? अनुसूची आपका ये डीपीएसपी का है, तो आप भाग 4 को रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे बात कर रहा है समान वेतन के बारे में, निःशुल्क सहायता के बारे में। ठीक है, और यहाँ आपका आ जाएगा डीपीएसपी जो है आपका तीसरी अनुसूची आ जाएगी, तीसरी या तो चौथी अनुसूची आ जाएगी। चौथी सर? चौथी अनुसूची 4 का 4 में आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, 4 में आएगा। 4 का काम में आपका मूल कर्तव्य है, चौथी अनुसूची आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मैं आपको एक आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, इसको भी लिख लीजिए क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी यूनिट का पार्ट है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा। अनुच्छेद नंबर 38 नोट करिएगा, अनुच्छेद नंबर 38। अनुच्छेद 38 आपसे क्या बोलता है कि लोक कल्याणकारी राज्य एवं उसकी नीतियों का वर्णन, ये नोट करिएगा। और यही प्रश्न बेसिकली पूछा गया था एग्जाम में कल। और 39 के बारे में थोड़ा सा समझिए, क्योंकि मैं 39 में बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे भौतिक और अभौतिक साधनों का, भौतिक और अभौतिक साधनों का संकेंद्रण को रोकने की बात कर रहा हो, जहाँ पे राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों के एक सभी अवस्थाओं का ध्यान में रखनी, मतलब महिलाओं के, बालकों के और पुरुषों के अवस्थाओं को ध्यान में रखने की बात कर, वो होता है अनुच्छेद नंबर 39। अब इसका पार्ट भी है 39 का का। 39 के का के अगर बारे में बात करें, यही आपको बस इतना ही आर्टिकल बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। अगर हम बाद में का के बारे में बात करें तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करने का अधिकार के बारे में अनुच्छेद नंबर 39 बताता है। 39 का बताता है, निःशुल्क। तो ये 3 आपको जो अनुच्छेद मैंने बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये लोग कल्याणकारी से ही संबंधित है। ठीक है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 में रिप्रेजेंट किए गए हैं और आयरलैंड से लिए गए हैं भाग 4 में, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में, इसे ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ योजनाओं के बारे में हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं। इसे अगर हम बात करें सेक्टर या क्षेत्र में, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बताएं। इंदिरा गांधी सामाजिक पेंशन योजना हो गया सर इस समय। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपको ये समझना है, ये हर एक राज्यों में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड किया गया है, किसमें कौन से नाम से जाने जाते हैं, बट इसका नाम होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इसी नाम से इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें राजस्थान की बात, तो सबके अलग अलग हैं। अगर आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी को लेकर, तो आप मुझे ज़रा बताएं वो किस राज्य के बारे में आप बता रहे हैं? एमपी का है सर ये। एमपी, मध्य प्रदेश की। ओके, अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली आर्थिक सहायता की बात करता है, क्रियान्वित के बारे में बात करता है, जहाँ पे हितग्राही लोग जो होते हैं, जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, जिनके लिए ये है, जिस योजना के लिए है, तो ये बेसिकली आर्थिक और पेंशन के ही रूप में यहाँ पर दी जाती है, इसे सामाजिक सुरक्षा में। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में। चलिए इसको छोड़िए, आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए जो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, तो ये है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इससे संबंधित है।
देखिए, अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे जैसे इंदिरा गांधी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है। इंदिरा गांधी कौन सी योजना बता रहे थे आप, फिर से रिपीट करें। इंदिरा गांधी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को रखा गया है, विकलांगों को भी रखा गया हाँ, तो है। ये बेसिकली जो है, हाँ, आप यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, तो वो राष्ट्रीय हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं। इस नाम से उसे परिभाषित किया गया है ना। और इसमें बताया गया है 40 से लेकर 64 वर्ष के जो है विधवाओं, जो गरीब रेखा से नीचे है, जो जीवन बसर कर रहे हैं, उनके बारे में वहाँ पर ये चीज़ें चर्चित किया गया है। 1 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और बताया गया था कि 18 से लेकर 79 वर्ष के बीच में, ठीक है, इनके बारे में चर्चा किया गया। इसका फ़ायदा वही उठा सकते हैं इनके बीच में जो जिनकी एज है और जिसके अंदर 80% की डिसेबिलिटी होगी। 80%, 40% नहीं। आरपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 40% डिसेबिलिटी की बात करता है। लेकिन यह एक ऐसी योजना है जहां पर आप लोगों से जिक्र किया जाता है 80% डिसेबिलिटी को लेकर। तो ये जो 80% डिसेबिलिटी है, ये गंभीर निःशक्तता को बात करती है। किसके बारे में बात करती है? गंभीर, किसके बारे में? गंभीर निःशक्तता यानी दिव्यांगता के बारे में आपको रिप्रेजेंट करती है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इस पे चर्चा करती है। ये 80% वाले पे, 40 वाले पे नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग इस पॉइंट को भी, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो इसमें भी निःशक्त व्यक्तियों और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए इसको सहयोग देता है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ये निभाया गया है, इसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 6 से 17 वर्ष की आयु वर्ग को निःशक्त बच्चों के बारे में बात किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बारे में बात किया जाए निःशक्त बच्चों के लिए, तो अध्ययन रत्न नहीं है और पात्रता भी नहीं है इसमें। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के निःशक्त व्यक्तियों के लिए अध्ययन रत्न नहीं है और ना ही उसके पात्र हैं, ठीक है। 6 से 17 वाले, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये बात हो रही है 80% के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 80% के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखेंगे आप। 18 वर्ष के अधिक आयु के समान निःशक्त व्यक्तियों के बारे में बात किया गया, बौने व्यक्ति के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप की ज्वाइनिंग हो गई, आपकी अगर वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई, तो इस योजना के बारे में क्यों एग्जामिनर क्यों पूछना चाहता है आप सबसे? तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप बताएंगे कैसे उसको? आप यही कहेंगे कि भाई आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आप वहाँ पे बताएंगे कि 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के विधवा जो बीपीएल धारी परिवार हो उसके लिए ये पेंशन दी जाएगी। आप ये बताने वाले हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एग्जामिनर यही जानता है कि आपको ये पता है। आप सोशल वर्कर हैं, मेडिकल सोशल वर्कर, तो मैं आपको ले लूँगा अगर आप बता पाएंगे वहाँ पे। तो ये एग्ज़ाम में इसीलिए वजह से ये पूछा जाएगा कि योजनाएं ये कब कब लाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। 1 फरवरी 2009 को ये जो है लाई गई थी। और ग्रामीण विकास विभाग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 में गरीब परिवार के सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य बनाया गया। अनुच्छेद 41 और 42 के अंतर्गत इसको डीपीएसपी में शामिल किया गया है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं जो आती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, एक तो ये डेट 1/2/2009, ये तारीख याद होनी चाहिए आपके पास। दूसरी तारीख आपको याद होनी चाहिए कि ये जो है 80% डिसेबिलिटी के बारे में। तीसरी बात आपको याद होनी चाहिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए है और बौने व्यक्तियों के लिए है, जहाँ पे आर्थिक सहायता प्रोवाइड करता है। बस इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ये डीप में आप लोग पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट जो आपने पढ़ा है वो डीप में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें ये चीज़ें। आगे बात करते हैं। एक है आपका सुखद सहारा योजना। चलिए, सुखद सहारा योजना ये बेसिकली एक सेक्टर जहाँ पे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाया गया है। और ये गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाली विधवा हैं, परिव्यक्त होते हैं, जहाँ पे महिलाओं और आर्थिक सहायता प्रदान किए जाते हैं। और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के हेतु सहयोग में कोई व्यक्ति अगर रिप्रेजेंट होता है तो वह आपका होता है सुखद सहारा योजना। कौन सा योजना होता है? सुखद सहारा योजना। आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा।
क्लियर हुआ ये बात? एक बार मुझे जरा कंफर्म करें आप लोग, क्या ये क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट के रूप में समझते चलना है सभी लोगों को, ठीक है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम हितधारकों के बारे में बात करें, इसका फ़ायदा कौन कौन से लोग उठाएंगे, तो अपनी कॉपी पर आप ये मेंशन कर सकते हो कि सर 18 से 39 वर्ष के लोग, आयु वर्ग की जो विधवा होंगी वो लोग फ़ायदा उठा सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे अगर हम बात करें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के परिव्यक्त महिलाएं होंगी, ये लाभ उठा सकती हैं। तो ये 2 टाइप की महिलाएं यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें रुपए में प्रतिमाह देने के लिए राज्य की जो योजनाएं हैं, चाहे वो उत्तराखंड की क्यों ना हो, तो आपको ये भी कह देना है 350 रुपये प्रतिमाह, ठीक है, 350 रुपये प्रतिमाह, ठीक है। तो ये एक नगरीय निकाय है जहाँ पे ग्रामीण पंचायत की अनुशंसा के आधार पे जिला पंचायतों के द्वारा ये लाया गया था। तो ये बेसिकली हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सुखद सहारा योजना को लेकर, ठीक है। अगर हम बात करें सुखद सहारा योजना को लेकर, तो ये कब इसकी स्थापना की गई थी, कोई मुझे बताना चाहेगा? बताएं, आप लोग भी कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं। नहीं पता है तो भी बता सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें, अगर नहीं पता। 1999 के आसपास सर, 1999 के आसपास इनका कहने का मतलब बन रहा है। नहीं, देखिए, अगर हम बात करें आप लोगों से, अब आपसे 1999 नहीं ध्यान रखना है, मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप सभी लोग। एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं 2021 में, ठीक है, या तो 2022 में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा 2021 का, तो आप याद रखें यहाँ पे 2021। जब भी कभी आपको सुखद योजना के बारे में बात आए तो आपको याद रखना होगा 2021 का, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इसमें जो लाभ देने की बात की गई है, ये आपको याद रखना होगा ये वर्ष, दूसरी बात यहाँ से। तीसरी बात अगर आपको ध्यान रखना है इस योजना में एक महत्वपूर्ण पात्रता को लेकर आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वही लोग योजना उठा पाएंगे जो उत्तराखंड के लोग होंगे, जो मतलब जिस राज्य के होंगे, मतलब पर्टिकुलर राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड के लोग होंगे। इनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, पति की अगर बात करें तो मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे, आपके पास अगर कोई आ गया तो आप करेंगे क्या, आप यही सारी चीज़ें उसे बताएंगे। ये आपको ये सारी चीज़ पता, एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में केवल उद्देश्य पूछ सकता है आप लोगों से, और योजनाओं की डेट पूछ सकता है आप लोगों से, योजनाओं की डेट आप लोगों से पूछ सकता है, बस इतनी चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना आप सभी लोगों को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम सभी लोग, ठीक है। आगे क्रम में समाज कल्याण की अगर योजनाओं के माध्यम से जब ये 350 रुपये का मानसिक पेंशन जो स्टार्ट किया गया था, तो ये योजनाओं के अंतर्गत 2018 का बात है, लेकिन 2021 का मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए आप 2021 लिखेंगे, याद रखेंगे 2021। क्लियर हुआ ये चीज़ें? बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझते चलिए सभी लोग, अच्छे से समझते चलिए सभी लोग। चलिए आगे बात करते हैं और एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ पे देखिए, निःशक्त छात्रवृत्ति योजना, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का है। ये अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। निःशक्त छात्रवृत्ति योजना उत्तराखंड के बारे में। अच्छा, पहले अभी भी उत्तराखंड को बोला जाता है, कोई बताना चाहेगा उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? उत्तरांचल बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? नहीं सर, उत्तराखंड ही बोला जाता है। हाँ, तो आप यहाँ पे याद ये भी रखेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा सभी लोग जरा अच्छे से। जहाँ उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के, मैं उत्तराखंड से ही प्रश्न आने वाला है तो इसलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, और इसमें क्लास 5वीं तक की पढ़ाई वाले जो दिव्यांग छात्र छात्राएं थे उनके 50 रुपये महीने देने की बात कर रही थी। मिड डे स्कूल में छात्रों को 80 और 9 से 10 कक्षाओं में
दिव्यांग छात्रों को 170 रुपये महीने छात्रवृत्ति देने की बात की गई थी। तो मैंने 2-3 बातें बताई है, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा कॉपी पर। मैं बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आप समझें इस बात को कि एक तो छात्र छात्राओं के बारे में जिक्र कर रहा है दिव्यांग की छात्रवृत्ति को लेकर, पहली पॉइंट हो जाएगा उत्तराखंड ने। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे 5वीं कक्षा तक की बात हो रही है, पढ़ने वाले छात्रों को, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको 50 रुपये महीने देने की बात कर रहा होता है। मिड डे स्कूल के जो छात्र हैं उनको 80 रुपये देने की बात कर रहा है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से 9 से 10 क्लास में, जो कक्षा में दिव्यांग छात्र हैं, वो 170 रुपये महीने देने की छात्रवृत्ति बात करता है। तो ये एलिगेशन टाइप में प्रश्न आप लोगों से बनते हैं, तो एलिगेशन वाले में आप लोगों को ये टिक मार देना होगा जब इस तरीके का स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जाम में दिख जाएगा, तब आप लोग को यही टिक मारना पड़ेगा। बात समझ में आई? उद्देश्य इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। क्या था कि दिव्यांग जो छात्र हैं उनको आर्थिक मुश्किलों की वजह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उत्तराखंड वालों ने क्या सोचा, उत्तराखंड की सरकार ने क्या सोचा कि जीवन यापन के स्वावलंबी बनाने के लिए, उनके स्वावलंबी का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वावलंबी का मतलब होता है स्वतंत्र, है ना। तो स्वतंत्र बनाने के लिए बेसिकली अधिक दिक्कतों का सामना वो ना कर पाएँ और दिव्यांग बच्चे जो हैं अपनी सही तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण कर सके, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो उत्तराखंड सरकार ने छात्रवृत्ति देकर शिक्षित बनने के प्रयास में एक अहम भूमिका निभाई है। तो इसीलिए निःशक्त छात्रवृत्ति योजना चलाई है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सभी को अगर आप बताएंगे कि किस इसके अंतर्गत क्या क्या योग्यताएं होंगी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप ध्यान रखें कि दिव्यांग छात्र छात्राएं जो हैं वो कम से कम 40% विकलांग हो। कितने परसेंट? 40%। और ये 40% आप सबको भलीभांति तरीके से पता है, ये पहले पीडब्ल्यूडी भी बताता था और आरपीडब्ल्यूडी भी बताता था। आरपीडब्ल्यूडी का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? बताइए जरा एक बार। आरपीडब्ल्यूडी में 21% की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है, सुना है आप लोगों ने? राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी 2016। कितने टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है? 21 टाइप के बारे में बात की गई है। इसमें कितना रोजगार, कितना परसेंट रोजगार के बारे में बात किया गया है? 4%। कितने परसेंट के बारे में? 4% के बारे में, रोजगार के बारे में। पहले कितना परसेंट था? 3% था। पहले कितना था? 3% था। याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी की सभी बातें। आगे अगर बताओ, दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र होना चाहिए जो जिले के मुख्य चिकित्साधारी के द्वारा जारी होना चाहिए। ये दूसरी बात बताएंगे आप लोग। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? छात्र छात्राओं को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा होगा। नियमित मतलब रेगुलर पढ़ाई करता रहा हो। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये योजनाएं जो हैं लाई गई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जरा एक बार स्पष्टीकरण करें आप सभी लोग। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो रहा है तो, है ना, बहुत बढ़िया। और आप जरा मुझे बताएं ये कब लाया गया है? बताएं कब लाई गई ये स्कीम? सर दिव्यांग व्यक्ति वाला? हाँ, दिव्यांग 2016 में। 2016 में इसकी परिचर्चा 2016 में हुई थी। वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर प्राथमिकता देना होगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको 2016 को ही आरपीडब्ल्यूडी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए निःशक्त जन जो अभिवृत्ति योजना हो जाएगी, इसी के तहत इसको समाज कल्याण के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसी को टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये वही योजनाएं हैं जो अभी आपने बताया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में भी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, है ना। अभी इसी के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से। तो ये वही योजनाएं हैं, सिमिलर वही हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसमें भी वही बात कर रहा है कि जो वृद्धजन लोग होंगे उसको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, इस तरीके के सहयोग की बात करेगा। गरीबी रेखा से नीचे जो आ रहे हैं उनके बारे में, और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धि के व्यक्ति होंगे। यही आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फिर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे
एक और आपके सामने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में और हम बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि अशक्त एवं, देखिए अभी आप लोग यहाँ पे उन योजनाओं के बारे में नहीं सुनेंगे जो प्रधानमंत्री के बारे में, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसके बारे में भी आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो यहाँ अभी आप लोग ये जानिए कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं सामाजिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई गई हैं। तो अशक्त एवं वृद्ध गृहों को संचालन के लिए वृद्ध एवं अशक्त पुरुष, अशक्त का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक बार जरा कंफर्म करिए। जी सर। क्या हो रहा है अशक्त का मतलब? अशक्त मतलब पूर्ण रूप से, निशक्त मतलब कोई भी कार्य करने में अक्षम। अक्षम, वेरी गुड, हाँ ऐसे ही। तो अशक्त पुरुषों और महिलाओं के लिए 50 की क्षमता है 2 आवासीय गृह चमोली और बागेश्वर में संचालित हो रहे हैं। 60 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों के आवासीय सुविधा और निःशुल्क भोजन, औषधि आदि की व्यवस्था की जाती है। ये अशक्त एवं वृद्ध गृहों के लिए संचालन के लिए, ठीक है। तो अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन, ठीक है। तो यहां आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक तो गृह, आवासीय गृह, एक चमोली और एक बागेश्वर में संचालित की जा रही है, ठीक है, एक चमोली में एक बागेश्वर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जो आवासीय सुविधा, जहां पे निःशुल्क भोजन और औषधि के बारे में प्राप्त की जाती है। तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए और उसके कल्याण के अंतर्गत ये योजनाएं चलाई गई हैं। राजकीय, अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पॉइंट, राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन, ठीक है। यहां आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंतर्गत जो है भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के लिए, हतोत्साहित का मतलब आप ये ना समझे कि उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा। हतोत्साहित जब कभी आपको एग्जाम में मिले तो आप ऑप्शन को रिलेट करेंगे कम करने से लेकर या उन्मूलन को लेकर या हटाने को लेकर आप सोचेंगे वहां पर। हतोत्साहित में करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम लागू किया गया था। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, कोई भी व्यक्ति जरा मुझे बताए कि भिक्षा निवारण अधिनियम, ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, भिक्षा निवारण अधिनियम कोई बताना चाहेगा ये कब लाया गया था? भिक्षावृत्ति का निवारण का अधिनियम आपने नाम सुना है बॉम्बे का, मुंबई का नाम सुना है? थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहाँ पे पॉइंट्स है, कुछ 2-4 पॉइंट है, उन पॉइंटों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट करिएगा आप सभी लोग। 1959 में बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम लाया गया था। ये आप थोड़ा सा पॉइंट के रूप में इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पंजाब में उसके बाद लाया गया था, पंजाब में प्रिवेंशन करके लाया गया था, रोकथाम के लेकर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट करके लाया गया था 1971 में। 1971 में कहाँ पर ये बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से? पंजाब में। हरियाणा में बात अगर होती है तो हरियाणा में भी आपका 1971 का ही होगा, 1971 का होगा। और बिहार की अगर हम बात करें, बिहार प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के बारे में, तो 1951 का। यूपी का आपको पता हो चुका है और मुंबई का आपका पता ही है 1959 का। तो अगर पहला पूछेगा तो 1959 मुंबई का ही आप लोग नाम लगाइएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है फेमस रही हैं और इसी से एग्जाम में आप सभी से प्रश्न भी बनाए जाएंगे, इसी से एग्जाम में प्रश्न भी बनाए जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन के रूप में एक सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करना या कम करने की बात में उत्तर प्रदेश ने 1975 में एक उत्तराखंड के अंतर्गत जो है हरिद्वार का एकमात्र भिक्षुक गृह संचालित किया गया था और इसमें 200 भिक्षुक के निरुद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि आप उत्तराखंड के संबंध में है, इसलिए मैंने आपको उत्तराखंड की PDF यहाँ पे प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड हरिद्वार में ही एक आप सभी लोग को पता होगा, जानते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला। वरना आप अगर उत्तराखंड के नहीं होते तो मैं फिर मुंबई का वहाँ पे मेंशन करता, अगर आप वहाँ का किसी अदर अगर मेडिकल स्कोर के देते, मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम देते हैं किसी अदर राज्य का, तो मैं उसका लेकर बताता आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, समझ आ रहा सभी को? बताएं। अकिंचन मृतकों के दाह दफन संस्कार हेतु अनुदान। अच्छा, एक बात, मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग।
बड़े ध्यान से सारे चीज़ों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 1 घंटे की क्लास है, अच्छे से सभी लोग करिए। क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, एग्ज़ाम को। अगर हम बात करें अकिंचन को लेकर, तो बेसिकली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभाग के द्वारा से राजस्थान में एक अहम भूमिका इसकी रही है। हालांकि राजस्थान में, ठीक है, जो है लोगों को यहाँ पे जागरूकता के संबंध में बात की गई थी, है ना, जागरूकता के संबंध में। और कुछ अंतिम संस्कार के जो थे वो नियमों के बारे में चर्चा भी की गई थी। अंतिम संस्कार के कुछ नियमों के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेहद ज़रूरी है। लावारिस लाशों या निर्धन व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में उसके अंतिम संस्कार हेतु राज्य सरकार के प्रति व्यक्ति जो है 2500 रुपये की दर से दाह संस्कार का व्यय करती है। तो मैं आप सबसे इतना ही बताऊंगा कि जो राज्य सरकार है, अगर कोई लावारिस 100 या निर्धन व्यक्ति मिल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे अगर कंडीशन पे अगर कोई प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ये बनेगा कि सरकार कितना खर्च करती है, कितना व्यय करती है उन पर, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, आप बता सको सभी लोगों को। तो अगर वो लावारिस है तो ऐसे में राज्य सरकार उसको पैसे देगी 250, ठीक है, 250 रुपया, और उसका आप दाह संस्कार कर सकते हैं। और ये आप ले भी सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की कोई घटना घटित होती है आसपास के क्षेत्र में आपके, तो आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सोशल वर्कर हैं आप सभी लोग, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप उनको गाइड करिए, उनको बताइए कि इस तरीके से फ़ायदा उठाए उस क्षेत्र के लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, कश्मीरी जो है विस्थापितों का एक आर्थिक सहायता रहा है, जहाँ पे प्रदेश में कश्मीरी विस्थापितों को आर्थिक सहायता योजना संचालित करने हेतु जनपद देहरादून के लगभग 43 यानी 43 कश्मीरी विस्थापित परिवार हैं। और इन परिवारों का भरण पोषण हेतु पूर्व में रुपए जो देने की बात किया गया है 750 रुपये, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इतना डीप में ना जाएं आप लोग। और इसे आप ये भी थोड़ा सा समझे रहिए या देखे रहिए कि 1 अप्रैल 2005 को या यहाँ पे रुपए के रूप में अगर दिया है तो 1125 रुपये प्रति माह के बारे में बात किया है। कश्मीरी विस्थापितों के आर्थिक सहायता सरकार ने, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2005 से ये काम किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, बताइए जरा, कोई किसी को पता है तो? आप लोगों को मैं बता देता हूं। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो प्रदेश के असहाय वृद्ध नागरिक होते हैं उनको आर्थिक प्रदान करने की बात करता है, आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। और आर्थिक सहायता के प्रदान के रूप में अगर हम बात करें तो प्रति माह की बात करता है तो 1000 रुपये। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक होंगे वही इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना का लाभ केवल असहाय वृद्ध नागरिक ही उठा सकते हैं, कोई अदर व्यक्ति नहीं उठा सकता है। तो आप लोगों के पास जब कभी आप कोई डेटा वगैरह लेने जाते होंगे तो आपको वो चीज़ें मिलती होंगी कि भाई वृद्ध व्यक्ति आ जाता होगा, वो सोचता होगा कि यार कुछ ना कुछ तो पेंशन ही मिलेगी, पैसे वगैरह मिलेंगे। तो अगर वो व्यक्ति असहाय है तो आप उसको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि भाई वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। आप उसे गाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप उसे गाइड कर सकते हैं इस तरीके से। आगे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि वृद्धजनों के लिए भरण पोषण के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई। 60 वर्ष से अधिक आयु के लिए निराश्रित वृद्धों के लिए यहाँ पे निम्न शर्त दी गई है। पेंशन पाने का नियम जो होगा 60 वर्ष से अधिक आयु, बीपीएल कार्ड के अगर मान लीजिए वो नीचे है तो वहाँ पर उसको लाभ मिलेगा। तो यहाँ देखिए 4000 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ नए पेंशन खातेदारी में कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। अधिक से अधिक अगर बात किया जाए तो ये आपको लगाना होगा 12000। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1000 है, ठीक है, 1000 रुपये तक होगा, ठीक है। कम से कम में 1000 होगा, अधिक से अधिक अगर होगा तो 12000 होगा, अधिक से अधिक अगर होगा तो 12000 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये भी कंडीशन बताता है जो आपका श्रेणी सेकंड के अकॉर्डिंग, श्रेणी मतलब योगदान राशि के लिए नागरिकों की 2 श्रेणी डिवाइड की गई थी। एक श्रेणी बताई जा रही थी कि जहाँ पे खाता खोलते समय निम्नतम राशि अगर 1000 रुपये है, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे जो होगी खाते पर योगदान देने के लिए निम्नतम राशि 500 रुपये होगी। और पूरे वर्ष के लिए योगदान दी जाने वाली जो राशि होगी वो 6000 होगी। और योगदान की जाने वाली जो राशि की संख्या होगी वर्ष भर की वो 1 साल में एक ही बार आएगी।
और द्वितीय में एक दूसरी कंडीशन होती है कि जहाँ पर 1000 में खोला है तो उसको 250 रुपये मिलेगी, और 2000 रुपये की अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ष के लिए योगदान के रूप में आती है। तो एक साल में एक ही बार इसको जो है रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये एक प्रकार की वृद्धा पेंशन योजना मुख्यमंत्री के माध्यम से ये चीज़ें संचालित की गई है। ठीक है, ये भी स्वावलंबन खाते खोलने की प्रक्रिया के रूप में भी बात करती है। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे 2 पॉइंट, इन्हीं 2 पॉइंटों को आप लोग ध्यान रखें। एक पॉइंट कि असहाय जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात, 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होंगे वो फायदा उठा लेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा बस इसमें, इस पॉइंट में। बीपीएल कार्ड वगैरह तो आपको समझ में आता ही होगा, है ना, ये चीज़ें। आगे हम बात करते हैं, एक और पॉइंट आ रही है आपके सामने, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 100% केंद्रीय, अगर हम बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है, 100% राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली 1995 का है। कब का है? 1995 का है। ये आप नोट करिएगा सभी लोग, और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये एग्जाम में हो सकता है आप सबको मिल जाए ये प्रश्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी, आप लोग ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट में इसको NSAS बोला जाता है। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम बोला जाता है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो सामाजिक पेंशन के रूप में बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। शुरुआत में इसके मैंने क्रम में बताया था, ये 4 टाइप के रूप में योजनाएं चलाती है। एक था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। ठीक है, एक तो ये था। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक बार स्पष्टीकरण करें, पता चले कि आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 15 अगस्त 1995 को चलाया गया था, ये पहली बात आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें कहा गया है कि आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं को रखकर राज्य सरकार लोगों को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अपंगता, अन्य अनवर्जित मांगों को जो नीड है उसकी स्थिति में जन सहायता का अधिकार को सुनिश्चित करता है। जैसे आपने आर्टिकल नंबर 42 देखा होगा, आर्टिकल नंबर आपने 42 देखा होगा। 42 क्या कहता है आपको? 42 आर्टिकल आपसे क्या बोलता है? कहता है न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान, यही कहता है आपका 42। तो 42 आर्टिकल्स जो होता है ये बेसिकली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में ही इन्वॉल्व है आपका, ये इसी में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक एक पॉइंट में कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था का पेंशन योजना, इसमें लाभार्थी जो होगा 60 वर्ष की अधिक उम्र वाले, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो बीपीएल होंगे उस वृद्धजनों के लिए ये फ़ायदा उठा सकता है ये व्यक्ति। और ये आता है आपका इसी के तहत 4 आते हैं। आपको इन्हीं चारों के नाम जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। एक आजकल 5वां भी जोड़ दिया गया, अन्नपूर्णा भी, अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, अन्नपूर्णा को भी जोड़ा गया इसी में। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद हो गया, और ये सभी लोग आप लोग लिखिएगा किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के ही अंतर्गत लिखिएगा। दूसरी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे अगर जो लाभ वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पे पैसे वगैरह, तो मैं आपको बता दूं सिंपल शब्द में कि लाभ जो है 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उसी को मिलेगा जो 60 से लेकर 79 के बीच में होगा। और एक 500 रुपये मिलेगा प्रति माह जिसकी आयु 80 से अधिक होगी, 80 से जिसकी अधिक होगी इसको 500 मिलेगा। ठीक है, और 400 किसको मिलेगा? 60 से लेकर जो है 79 के बीच में मिलेगा। और 80 के बारे में बात करें तो 500 रुपये मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और आगे हम बात करते हैं दूसरी के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। और इसका मतलब आप सबको पता होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता या विकलांगता पेंशन योजना जो है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता देता हूं, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। बीपीएल वर्ग, बीपीएल वर्ग, बात को समझिएगा, बीपीएल वर्ग 40 से लेकर 59 वर्ष की आयु में विधवाओं के प्रति माह 300 रुपये पेंशन दी जाती है, 300 रुपये पेंशन दी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें एक पॉइंट यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ष में आपको बताते चल रहा हूँ, सारे पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर रहा हूँ कि 40 से लेकर 59 के बीच में 300 रुपये के पेंशन के बारे में बात करेगा। ठीक है, ये आपको दी जाएगा।
और आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये बीपीएल में अगर हम बात करें यहाँ पर बीपीएल में, ठीक है, एक मिनट, अच्छा यार एक मिनट, ये गलत हो गया, यहाँ पे 18 से होगा, यहाँ 18 से 59 होगा, 18 से 59 होगा। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी बताइए थोड़ा सा, आप लोग भी बोला करें बीच बीच में, है ना, ये गलत हो रहा था, 40 से 59 नहीं होगा, ये 18 से 59 होगा, ठीक है, 18 से 59 है, ये आपका होगा 40 से 79, 40 से लेकर 79 के बीच में, ठीक है, ये आपका होगा 40 से लेकर, सॉरी यार फिर 79 हो रहा है, ये 59 होगा, 59 होगा, ठीक है, ये 59 होगा, ठीक है, 59 होगा। 59 वर्ष के बाद में वृद्धा पेंशन दिया जाता है ना सर? विधवा पेंशन 59 वर्ष, हाँ 59 वर्ष, 59 वर्ष, यहाँ पे 59 है, 59 है। देखिए यहाँ आपसे ये बात की जा रही है कि बीपीएल, जो बीपीएल वर्ग के आयु होगी वो 40 वर्ष की अगर आयु भी है तो भी मिलेगा, तो भी उसे विधवा पेंशन मिलेगा, उसे विधवा पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो विधवा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वृद्ध विधवा की नहीं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में। तो 40 से 59 की आयु में अगर विधवा है उसे मिलेगा 300 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसमें कितना दी जाएगी? 300 रुपये, इसमें 300 रुपये होगी, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे 500 होगा। आप लोग बोल भी नहीं रहे हो यार, आप लोग बोला करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मैंने 300 लिखा था, यहाँ पर 500 होगा दिव्यांग व्यक्ति। आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा, ठीक है। ये 500, अब यहाँ पे 300, पहले 300 था, अभी करंट के डाटा में 500 हो रहा है, 600 रुपए, 600 रुपये विधवा पेंशन का। हाँ जी हाँ, पहले क्या था 300 रुपए था। अच्छा, तो मैं सोचा पहले का डाटा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये नहीं 300 रुपये है, ठीक है सर। ये 300 रुपये है जो इंदिरा गांधी पेंशन की बात आप कर रहे हैं ना, 2021 वाला 300 रुपये का ही है, ठीक है। 40 से लेकर 300 ही, 600 नहीं लगाएं आप, 300 रुपये है, यहाँ पे 300 ही रुपये रखें आप लोग। इसके अंतर्गत जो है विधवा महिलाओं को 40 से लेकर 59 वर्ष को, 59 वर्ष से कम जो है उन्हें सरकार जो है 300 रुपये पेंशन धनराशि आर्थिक रूप से सहायता प्रोवाइड कर रही है, और विधवा महिलाओं को अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से जी सके, इस तरीके की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को एक एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को समझिए आप लोग, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। ये है राष्ट्रीय परिवार योजना, ठीक है, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसका मतलब क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। इसको इन शॉर्ट में NFBS बोला जाता है। और इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। इसमें कहा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले पारिवारिक जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य होंगे। 18 से 64 वर्ष की आयु की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में एक मुक्त राशि जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज़ें बताने की कोशिश की जाती है इसमें। तो परिवार का जो मुखिया की आयु अगर इसमें बात किया जाए तो 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में अनिवार्यता माना गया है, अनिवार्यता माना गया। तो या 60 आप कह सकते हो या तो आप 59 भी बोल सकते हो, यहाँ पे 59 भी लिखा हुआ है, तो 59 कहीं कहीं आपको मिल भी जाता है, जो है 60 भी मिल जाता है। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 था जो मैंने बताया था, एक और आता है 5वीं के बारे में भी आपको मैं बता रहा था। नाम लिया था मैंने अन्नपूर्णा, आपको नाम लिया था अन्नपूर्णा करके, ठीक है, अन्नपूर्णा करके। ये 5वां भी आजकल उसी के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके तहत अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने नाम सुना है NOAPS का नाम सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल, मैं लिख देता हूं NOAPS, ध्यान सुनिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ठीक है, ये बेसिकली सरकार चलाई है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना अपनी आय के स्रोतों से या परिवार के सदस्य या अन्य स्रोतों के वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्वाहन से कम या कोई नियमित साधन
होने के अर्थ में एक निराश्रित व्यक्तियों को यह पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, एक निराश्रित व्यक्ति को यह पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी जो आयु बताई गई है 65 वर्ष से अधिक की आयु बताई गई है इस योजना में, 65 वर्ष से अधिक आयु बताई गई है इस योजना में। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपका क्लियर हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मैंने 5 बताए हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को देखने को ये मिल जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कि निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान। तो निराश्रित विधवाओं के जो विधवा पेंशन पाने का पात्र होगी उन पुत्रियों को विवाह हेतु रुपये 50,000 रुपये का अनुदान देने की बात की गई है। इसमें अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भी प्रोत्साहन देने के लिए सदस्य के सरकार के द्वारा ऐसे युवक युवतियों जो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करते हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप उनको 50,000 रुपये प्रति युगल को एक बार दिया जाएगा। तो ये भी क्रियाविधि देखने को हमें मिल जाती है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, आगे हम अब यहीं आप लोगों से बात कर रहे थे। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप सभी लोग, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। चलिए, यहाँ से आप सभी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है योजनाएं जो मैं आप लोगों से कह रहा था, अभी आप लोगों की योजनाओं के बारे में बताऊंगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 28, 2014 को चलाया गया है, यह हमें ध्यान रखना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015 को चलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चलाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग। मैं एक आप लोगों की क्लास और प्रोवाइड करूंगा जहां पे मैं ट्रिक से बताऊंगा कि किस तरीके से ये वर्ष याद रखेंगे आप सभी लोग, वो ट्रिक भी इन योजनाओं से रिलेट करते हुए आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसको देखे रहिएगा थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं सारी योजनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को चलाया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 9 मई 2015 को चलाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है PMSBY। ठीक है, इन शॉर्ट में, और फुल फॉर्म इधर है आपका। APY के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 9 मई 2015 को चलाया गया है। KVP अगर हम बात करें तो किसान विकास जो है किसान विकास पत्र के बारे में बात अगर हम करें तो 3 मार्च 2015 को चलाया गया है। GMS के बारे में बात करें तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में बात करें तो 4 नवंबर 2015 को चलाया गया है। ये सारी की सारी स्कीम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कल ही के प्रश्न में कुछ प्रश्न यहाँ से देखने को मिले थे। GMS के बारे में बात करें तो गोल्ड मोनेटाइज स्कीम के बारे में बात करता है, 4 नवंबर 2015 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग इसके तहत। और PMGKY के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2015 को चलाया गया है। और DDUGJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 25 जुलाई 2015 को चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी की सारी योजनाएं भी विथ आप देख भी रहे हैं, वर्ष के साथ, फुल फॉर्म के साथ भी, और किसके द्वारा चलाई गई है ये भी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो DD अच्छा ये तो हो चुका है हमारा। अगर हम बात करें RGM के बारे में तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात करें तो 16 दिसंबर 2014 को चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अकॉर्डिंग। DI वो नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये डिजिटल इंडिया है, जहां पर 1 जुलाई 2015 को चलाया गया था, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र किया गया, इसके अकॉर्डिंग चलाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें SI जिसको आप कहते हैं स्किल इंडिया, जहां पे 16 जुलाई 2015 को चलाया गया था। डिजिटल इंडिया, जी डिजिटल इंडिया शुरुआत कब की गई थी? डिजिटल इंडिया आपका शुरुआत हुआ है 1 जुलाई। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपका जो शुरुआत हुआ है वो आपका हुआ है 1 जुलाई 2015 को, डिजिटल इंडिया।
जी सर। डिजिटल इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। 2015 को आगे बढ़े, बता दे 2015 को, 1 जुलाई 2015 को। जी सर। हाँ, 1 जुलाई 2015 को। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं PMKVY के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 8 जनवरी 2017 को, 8 जनवरी 2017 को। अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ और स्कीम के बारे में जान लेते हैं, फुल फॉर्म के बारे में माध्यम से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो SBA के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। अगर हम बात करते हैं NG के बारे में, तो यहाँ पे आप देखें नामन्नी, आप यहाँ पे देख रहे हैं नमन्नी गंगा करके, सॉरी नमामि गंगा, सॉरी नमामि गंगा होगा, ये नमामि गंगा। ठीक है, नमामि गंगा 10 जुलाई 2014 को, आप लोग इसे नोट कर ले। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है NBS के बारे में, तो नेशनल, आपके अगर हम बात करें नेशनल बाल स्वच्छ, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ये आपका चला गया है 10 नवंबर 2014 को। PMJAY के बारे में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जन औषुविधा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, औषधि योजना, औषधि योजना, हाँ, औषधि योजना। औषधि योजना के बारे में बात करें तो मार्च 2016 में चलाया गया है। तो ये योजनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इतना अगर आप देख के जाते हैं तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आपकी योजनाएं हो गई कंप्लीट। ठीक है, बाकी अभी जैसे उज्ज्वला योजना रह गया है, ग्राम सड़क योजना रह गई है। जी सर, PMJAY की डेट क्या है? मार्च, कितने मार्च को हुआ था? कौन सी आप डेट पूछ रहे हैं? PMJAY, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए मार्च 2016। ठीक है, मार्च 2016। अच्छा, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना मार्च 2016। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना है। बाकी आपको अच्छे तरीके से पता होगा औषधि दिवस कब मनाया जाता है। 7 मार्च को मनाया जाता है, 7 मार्च को मनाया जाता है, पता है आप लोगों को 7 मार्च को मनाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय 7 मार्च को चलाया गया था। ठीक है, 7 मार्च 2016। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? हाँ, बस हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलिए, अभी कुछ योजनाएं आप लोगों के लिए रह गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना रह गई है, उज्ज्वला योजना रह गई है, बहुत सारी योजनाएं रह गई हैं। हालांकि बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। मैं इन योजनाओं के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वाली क्लास में भी जिक्र कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। फिर आगे जो हमारी क्लास चलने वाली है वो चलने वाली है कल्याणकारी राज्य के अर्थों के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, कुछ और चीज़ें हैं अभी यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को, वहाँ पर भी आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है ना, ये सारे कंटेंट अभी आप लोगों को मैं PDF को जो है सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना, आपके ग्रुप में। ओके। जी सर।